Hello, champs. I hope you all are doing great. So, continuing with our video series on redemption of debentures, this is video number 4. The previous 3 videos have been extremely important. तो I hope आपने वो concepts cover कर लिए हैं. हमने बहुत सारी important बातें की और MCQs भी practice किए. So, please make sure to watch those videos. Now, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ this concept called sinking fund. अगर आप अपनी लेटेस्ट एनसीईआरटी देखेंगे फॉर क्लास 12 उसमें आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा. यस, ओल्ड एनसीईआरटी में यू विल फाइंड दिस टॉपिक. कहने का मतलब ये है कि ये एक पुराना टॉपिक है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो हमें एक बार देख कर जाना होगा. नाउ फॉर दिस टॉपिक एज अ टीचर मुझ पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, क्योंकि आई वांट कि मैं बहुत डिटेल में आपको ये टॉपिक समझाऊं और हम लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. एक तो टाइम कम है और मैं अननेसेसरली आपके लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती कि आपको लगे कि ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेट्स जस्ट लीव इट. सो आई विल ट्राई टू कीप दिस टॉपिक शॉर्ट, कंसाइज एंड इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जितना आपके लिए रेलेवेंट है उतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एमसीक्यूज आराम से सॉल्व हो जाए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड सिंकिंग फंड. जैसा इतना तो अब आपको पता लग ही गया है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के समय कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है और इसी की तैयारी वो पहले से ही शुरू कर देती है. लाइक कंपनी बनाती है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर कंपनी इन्वेस्ट करती है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. ये टॉपिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? तो ये सिंकिंग फंड कुछ वैसा ही है, बट कुछ इसमें अलग चीजें भी होती हैं. तो यहाँ पे भी कंपनी को रिडेम्पशन करनी है डिबेंचर्स की, और उसे लग रहा है कि अगर रिडेम्पशन के समय मेरे पास पैसों की कमी हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पहले से ही एक फंड बना के चलो, विच इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड. अब ये क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अज्यूमिंग कि एक कंपनी है और उसने 1 अप्रैल 18 को कुछ डिबेंचर्स इशू किए. बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर चल रही हूं, एंड इसकी रिडेम्पशन होनी है अज्यूमिंग 3 इयर्स के बाद. सो बीच में मार्क कर लेते, 31 मार्च 19 को 1 साल खत्म हो गया, 31 मार्च 20 को सेकेंड ईयर, एंड 31 मार्च 21 को थर्ड ईयर, और यहाँ पे रिडेम्पशन होनी है. तो अब ये कंपनी सोच रही है कि हम एक सिंकिंग फंड बनाते हैं, मतलब रिडेम्पशन के समय पैसों की कमी ना पड़े इसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं. एवरी ईयर कुछ पैसे सेट असाइड करते हैं, एवरी ईयर. डीआरआर में एवरी ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. तो अगेन अज्यूमिंग ये कंपनी सोच रही है कि हर साल ना हम 20,000 रुपीज सेट असाइड करते हैं और एक फंड में इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या फिर सिंकिंग फंड. ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि रिडेम्पशन के समय हमें पैसों की कमी ना हो. सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाती हूँ टू शो कि ये है सिंकिंग फंड, या फिर जो मैंने इसका दूसरा नाम आपको बताया डिबेंचर रिडेम्पशन फंड. यहाँ पे सिर्फ आप पैसे सेट असाइड नहीं करते, आप इस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हो. तो there is something called debenture redemption fund investment or sinking fund investment. Now होता क्या है यहाँ पर, जैसे कंपनी ने 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर फंड में ट्रांसफर किए, तो फंड में 20,000 रुपीज आ गए. अब इस पैसे को कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जो पैसा आपके पास बस रखा हुआ है वो तो ग्रो नहीं करता ना. यू इन्वेस्ट दिस मनी आउटसाइड बिजनेस इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स. तो इस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गई है 20,000 रुपीज से, एंड दिस इज कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ अब क्या होगा, ये डेट हो चुकी. अब 1 साल जब गुजर जाएगा, आफ्टर 1 ईयर, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? सोच के देखो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट. तो लेट्स से आपको क्वेश्चन में गिवन है
कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आफ्टर 1 year आई एम गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दैट बिकम्स 2,000 रुपीज। तो अब क्या होगा, मैं टोटल इन्वेस्टमेंट पता है कितनी करूंगी अब इस साल? 20,000 तो मैंने सोचा ही हुआ था दैट एवरी ईयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। अलॉन्ग विद दैट जो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है ना, वो भी टुगेदर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट आउटसाइड बिजनेस। तो अब मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगी दैट इज दिस टोटल अमाउंट ऑफ 22,000। देखो ये डिफरेंस है इस टॉपिक में। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर साल, और जो आपको प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसे भी आप आगे इन्वेस्ट करोगे। सो यहाँ पे फंड में कितना ट्रांसफर किया? वैसे भी आपने सोचा हुआ था एवरी ईयर हम 20,000 तो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तो कर ही रहे हो। साथ ही जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो भी इस फंड में ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे एनपीओ में भी मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सिखाया था कि एक फंड से रिलेटेड जो इनकम्स होती है वो उसी फंड में ऐड की जाती है। इसी तरह ये जो मुझे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट भी मैं फंड में ही ऐड कर दूंगी। तो देखो वैसे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं बात कर रही हूँ सिंकिंग फंड की या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की, और ये जो बॉक्स है इसमें मैं बात कर रही हूँ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की। दोनों को आप अलग अलग देखना। ओके नाउ, ये हमारा सेकेंड ईयर के एंड की बातें हो गई। अब लेट्स से थर्ड ईयर का एंड आ गया और यही हमारी रिडेम्पशन की डेट है। ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या होगा। पहले मुझे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बट बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, टोटल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मिलेगा। I have investments of 20,000 initially and also 22,000. So जो total investments इस वक्त मेरे पास है वो 42,000 की है, जो इस साल चली। 42,000 की इन्वेस्टमेंट्स continued for this year। तो 42,000 पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि बनता है 4,200। यानी यहाँ पे मुझे 4,200 का इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्योंकि ये रिडेम्पशन की डेट है, अब मुझे इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब मुझे कैसे करना है? मैं कहूंगी देखो, फंड में तो हर साल मैंने 20,000 सेट असाइड करने का सोचा था, सो 20,000 मैंने फंड में डाल दिया। वो तो मैंने हर साल डिसाइड किया था फॉर 3 years। साथ ही जो मुझे इंटरेस्ट मिला है ना, वो भी मैंने फंड में ट्रांसफर कर दिया। बट अब मुझे ये इन्वेस्ट करने का चांस नहीं मिला बिकॉज दिस इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो जब रिडेम्पशन की डेट आ जाती है ना, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया। अज्यूमिंग कि क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट्स को आपने सेल किया एट 45,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो मेरी इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है दैट इज 42,000 रुपीज, एंड इफ आई सेल माई इन्वेस्टमेंट्स फॉर 45,000 रुपीज, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 which again I am going to transfer to the fund. Profit on sale of debenture redemption fund investments is also transferred to the fund. Now कुछ ऐसा MCQ आ सकता है कि आपने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की और फिर उनको सेल कर दिया। सेल के समय जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? तो आप कहेंगे कि उसे हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर करेंगे। चलो एक बार पूरे टॉपिक को रीकैप करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी हर साल कुछ पैसे सेट असाइड करती है, उस पैसे को वो एक सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर करती है, और उस पैसे को वो कहीं बाहर आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करती है। खास बात यह है दैट दिस इज डन एवरी ईयर। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसे भी आप नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो जैसे आई वुड रिपीट, हमने डिसाइड किया कि हम हर साल 20,000 रुपीज फंड में डालेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 20,000 फंड में ट्रांसफर किए और आपने इन्वेस्टमेंट की। एक साल जब गुजर गया, फिर आपको इस 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला 2,000 का,
तो अब आप नेक्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट करोगे दैट विल बी टोटल 22,000। ऑल्सो 20,000 तो आपने फंड में डालना ही था, ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द फंड। नाउ फिर एक साल जब स्पेंड हो गया तो अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, बट बी केयरफुल हियर, आपके पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स तो पहले से ही थी, 22,000 की और इन्वेस्टमेंट्स की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स 42,000 की हैं, तो उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा विच विल बी 4,200 रुपीज। क्योंकि ये रिडेम्पशन की डेट है, अब मुझे इन्वेस्ट करने का चांस नहीं मिला, इनफैक्ट यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को कितने पे सेल किया। मेरे इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू तो 42,000 है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये मैंने 45,000 की सेल की, so there is a profit of 3,000 which I am going to transfer to the fund again. Okay, अब लास्ट बात ये होती है कि जब रिडेम्पशन हो जाती है, अब मान लो यहाँ पे रिडेम्पशन हो गई, रिडेम्पशन की एंट्रीज आपने पास कर दी, अब इस फंड को हमें फ्री करना है, इस फंड को हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए टू जनरल रिजर्व। तो इस फंड को अब आप खाली कर दो, फ्री कर दो, और इस पैसे को ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। सो लेट्स से उन्होंने आपको कोई केस स्टडी दी हुई है, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसी केस स्टडी से रिलेटेड, सिंकिंग फंड से रिलेटेड केस स्टडी है। तो एक पार्ट में उन्होंने पूछा है कि बताइए कितना सिंकिंग फंड का पैसा आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यू विल हैव टू मेक दीज क्विक कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है एट द एंड दैट विल बी 69,200। तो देखो यहाँ पे फंड अलग है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को आपने अलग से ट्रीट करना है। जब एंड आता है या जब रिडेम्पशन की डेट आती है तब हमें इन्वेस्ट करने का चांस नहीं मिलता, तब हमें इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना होता है, राइट। अब यही चीज मुझे आपको बेटर समझ में आएगी जब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई हैव पिक दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, सो इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। चलो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसे आप एक बार नोट कीजिए। चलिए लेट अस मूव ऑन। सो दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है थोड़ा इजी रखने के लिए, बट यस यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी। तो एक बार समझते हैं यहाँ पे क्या है थीम ऑफ द क्वेश्चन। मैं जर्नल एंट्रीज भी आपको एक बार करके दिखाऊंगी, एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम्पल कि किस टाइप के एमसीक्यूज वो पूछ सकते हैं। लाइक आई सेड, इसे वो एक केस स्टडी की फॉर्म में दे दें, और फिर दे आर गोइंग टू आस्क मल्टीपल पार्ट्स रिलेटेड टू इट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख डिबेंचर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, और इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है 31 मार्च 21 को, यानी आफ्टर 3 years। फॉर दिस पर्पज कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक सिंकिंग फंड क्रिएट करेगी जिसे हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी कहते हैं। The investments were expected to earn interest at the rate of 5% per annum, जैसे previous example में मैंने 10% assume किया था। Now यहाँ पे देखना, sinking fund table shows that 0.3172 rupees invested annually at 5% amount to ₹1 in 3 years। तो एक सिंकिंग फंड टेबल होता है जो हमें ये कैलकुलेट करके दे देता है कि हर साल आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आपके पास रिडेम्पशन के समय जितना रिडेम्पशन के लिए अमाउंट चाहिए उतना इकट्ठा हो जाए। ये एक सिंकिंग फंड टेबल से पता लगता है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर आफ्टर 3 years आपको ₹1 चाहिए, तो उसके लिए आपको हर साल सेट असाइड करना चाहिए 0.3172 रुपीज। फिर क्या होगा, इतना आप इन्वेस्ट करोगे, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 5% का, उसको भी इन्वेस्ट करोगे, एंड लाइक दैट आपके पास 3 सालों के बाद 1 लाख रुपीज अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको रिडेम्पशन के समय 10 लाख रुपीज चाहिए, यस और नो? रिडेम्पशन पार पे ही होगी क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। तो अब अगर आपको 10 लाख रुपीज की जरूरत है आफ्टर 3 years, सो यू टेल मी हाउ मच यू हैव टू सेट असाइड एवरी ईयर इन सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो एक एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि सिंकिंग फंड टेबल की उन्होंने आपको कुछ कैलकुलेशन दी है,
और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ, अगर इतने रुपए की रिडेम्पशन करनी है तो आपको हर साल कितने पैसे सेट असाइड करने चाहिए। सो हियर द आंसर कम्स ₹3,17,200 हमें हर साल फंड में ट्रांसफर करने चाहिए, और फिर जब हमें उस पे 5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा तो 3 सालों के बाद हमारे पास 10 लाख रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द MCQ दैट दे कैन आस्क। ठीक है, अब इसको वैसे ही सॉल्व करवा के बताती हूँ जैसे हमने पहले किया था। सो एवरी ईयर यू हैव टू सेट असाइड हाउ मच, 3,17,200। तो अगर मैं एक टाइमलाइन बना लू यहाँ पर, 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट हो रहा है एंड द रिडेम्पशन इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 31 मार्च 21। यहाँ पर एक साल के बाद आपने सेट असाइड किए कुछ पैसे, फिर सेट असाइड किए, फिर सेट असाइड किए। यू हैव टू ट्रांसफर 3,17,200 every year to the sinking fund for 3 years। तो ये मेरा फंड है, दिस इज कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड और सिंकिंग फंड, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो। और एक और बॉक्स बना रही हूं, दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ आपने यहाँ पे सेट असाइड किया 3,17,200 और इसे आपने कहीं आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट्स है 3,17,200 की। ठीक है, यहाँ पे हो गया। नाउ आफ्टर 1 year I am going to get interest on these investments at the rate of 5% per annum। Calculate करो, it will come out to be 15,860 rupees। तो अब मेरे पास 15,860 का इंटरेस्ट आया है। नाउ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस होल अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं कहूंगी देखो इसमें से 3,17,200 तो मुझे वैसे ही फंड में ट्रांसफर करना ही है, और जो इंटरेस्ट आया है वो भी मैं फंड में ट्रांसफर करूंगी। इसका जो टोटल है दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट विच विल कम आउट टू बी, यू कैलकुलेट, 3,33,060 रुपीज। ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर चले 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 चले, फिर ईयर का एंड आ गया। ईयर एंड पे पहले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दीज इन्वेस्टमेंट। टोटल करो और इसका 5% कैलकुलेट करो। सो दैट विल कम आउट टू बी, आप कैलकुलेट करें, वो आएगा 32,513 रुपीज। 32,513 रुपीज। लाइक आई सेड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, ये मुझे इन्वेस्ट करने का चांस नहीं मिलेगा, बट आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द फंड, क्योंकि वैसे भी मैंने हर साल 3,17,200 तो फंड में ट्रांसफर करना ही था। अलॉन्ग विद दैट जो मुझे इंटरेस्ट मिला है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द फंड। अब क्वेश्चन में लिखा था कि आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है एट 6,56,000 रुपीज। ठीक है, अब देखें, वैसे इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू जो है मेरे लिए वो ये है, एंड आई हैव सोल्ड इट फॉर 6,56,000 रुपीज। अब इसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। सो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आएगा 5,740 का, 5,740, विच आई टोल्ड यू यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द फंड। फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस होता है इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने पे, वो भी आप फंड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, एंड अल्टीमेटली जो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड दैट वुड बी दिस अमाउंट। ठीक है, तो किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं? एक तो यही एमसीक्यू बन सकता है कि आपको कितने पैसे हर साल अप्रोप्रिएट करने चाहिए सो दैट आफ्टर 3 years यू हैव मनी इनफ फॉर रिडेम्पशन। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपल यूनिटरी मेथड की कैलकुलेशन करके। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सेकेंड ईयर के एंड में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स पे वो कितना मिलेगा, और थर्ड ईयर के एंड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स पे वो कितना मिलेगा। और दे कैन आस्क
कि बताइए what is the profit on the sale of investments, or they can ask what is the amount of debenture redemption fund that you are going to ultimately transfer to general reserve, right? So इस टाइप के questions वो पूछ सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा रब हो गया. I'm going to write it again. ओके, वैसे इतना काफी है आपके लिए, बट आई वुड स्टिल शो यू द जर्नल एंट्रीज विच आर सिंपल. अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो जर्नल एंट्रीज भी इजी है. सो आई एम गोइंग टू क्विकली पास द जर्नल एंट्रीज. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट. जर्नल एंट्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ एमसीक्यू में उन्होंने ये पूछा कि इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, तो यू शुड बी एबल टू आंसर. वैसे काफी कम चांस है कि वो ऐसे पूछेंगे, बट स्टिल. तो यहाँ पे 1 अप्रैल 18 को हमने इशू किया, तो सिंपली इशू की फटाफट एंट्री कर देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सिंपल है. द इशू इज एट पार. हमारे पास 10 लाख रुपीज आएंगे इशू के समय. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, अब बस एंट्रीज ही तो लिखनी है. The next entry is debenture application and allotment account debit to percentage debentures. यहाँ पे percentage given थी क्या debentures की, एक बार देख लेते हैं. Okay, it's not given, तो हम लिख देंगे सीधा to percentage debentures. Okay, simply. अब इस ईयर के एंड में we are going to set aside some money to the sinking fund or debenture redemption fund on 31st of March 19. ये जो हम सेट असाइड करेंगे ये प्रॉफिट्स में से ही करेंगे, जैसे डीआरआर में भी करते हैं. सो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. आई टोल्ड यू सिंकिंग फंड का ये भी एक नाम होता है, एक ही बात है. हाउ मच आर यू सेटिंग असाइड? 3,17,200. ये हो गई हमारी बातें ऑन 31st March 19. उसके बाद नाउ इसी दिन हम इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे विच इज एन एसेट. तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पॉकेट से पैसे जा रहे हैं. हाउ मच आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट? 3,17,200. ओके, तो इसकी भी यही डेट है. नाउ आफ्टर 1 year I am going to get interest on this, है ना, at the rate of 5%. After 1 year I am going to get interest on this, which will be bank account debit to income है ये आपकी. तो देखो क्या लिख रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये इनकम है 15,860. 15,860. नाउ इसी दिन हम कुछ पैसे सेट असाइड करेंगे इन द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड और सिंकिंग फंड. सेम अमाउंट सेट असाइड करने के लिए सेम एंट्री, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड which is 3,17,200. And how much total am I going to invest now? The total of these two, which will be 3,33,060 rupees, that I'm going to invest. जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मेरे पैसे जाएंगे पॉकेट से. आई एम गोइंग टू राइट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. ये तो एसेट है इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं. टू बैंक अकाउंट बिकॉज मेरे पैसे जा रहे हैं. 3,33,060 रुपीज. ठीक है, चलिए ये हो गया. नाउ आफ्टर 1 year
which will be actually the date of redemption. बट रिडेम्पशन से पहले आप क्या करोगे? पहले आप इंटरेस्ट रिसीव करो. अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,17,200 प्लस 3,33,060 रुपीज पे टोटल 5%. दैट विल बी 32,513 रुपीज. दैट इज द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट. तो आपके पास पैसे आ रहे हैं 2. दिस इज योर इनकम. Interest on debenture redemption fund investment account. This is 32,513 rupees. Okay. अब हमें इंटरेस्ट मिल गया. प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि इवन दो ये रिडेम्पशन की डेट है बट अभी भी हमें सेट असाइड करना है. Even though we will not get the chance to invest that money, but we have to set aside. So 31st March 21 को भी हमें वही set aside करना है. Surplus that is balance in SPL, and this amount is transferred to debenture redemption fund. Debenture redemption fund, which is the same amount, 3,17,200. ठीक है, ये हमने सेट असाइड कर दिया. अब हम क्या करेंगे? हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि रिडेम्पशन के समय पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है. So on this date, you are going to sell the investment, and since you are going to sell, तो आपके पास पैसे आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. पहले हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया था बट अब वो सेल हो रही है तो क्रेडिट. यू आर गोइंग टू गेट 6,56,000 रुपीज. 6,56,000 रुपीज की हमने सेल की है. इस पे प्रॉफिट भी हुआ है जो मैंने आपको बताया. प्रॉफिट ऑल्सो यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द फंड, तो उसकी हम अलग से एंट्री कर सकते हैं कि प्रॉफिट को हम फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन द सेम डेट. So the entry will be debenture redemption fund investment account debit. क्योंकि प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है 5740, and this amount you are going to transfer to the fund. So debenture redemption fund account. वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि बताओ प्रॉफिट को आप कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, या फिर वो आपसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं. राइट, चलिए अब लास्ट 3 एंट्रीज. अब हम पहले रिडेम्पशन की एंट्रीज कर देते हैं, जो हमारे पास 2 बेसिक एंट्रीज होती है. यहाँ पे रिडेम्पशन पार पे है. सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स. पहले हम उन्हें अपना क्रेडिटर बनाते हैं 10 लाख रुपीज से, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. राइट, एंड अल्टीमेटली we will transfer the balance of debenture redemption fund to general reserve. That is our final entry. ये हो गया डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम 10 लाख. ओके, अब हम देखते हैं कि हमें जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है. मैंने आपको वैसे ये बता दिया है, बट स्टिल आई विल शो यू वंस अगेन. दिस मच, इसका टोटल करें एक बार. दिस टोटल वुड बी 10,57,13 रुपीज. ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट यू आर फाइनली गोइंग टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. लेट मी टेल यू विषय, आपको ये जर्नल एंट्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट गो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. मैंने फिर भी आपको करवा दी है, जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो एक बार पूरा ये देख ले कॉन्सेप्ट. सो फाइनली आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड टू जनरल रिजर्व, जैसे DRR में भी आप करते हो. सो द एंट्री फॉर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. एक फंड को हम खत्म कर रहे हैं और उसमें जितना भी अमाउंट है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दैट इज 10,57,13 रुपीज. ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड. आई वुड से कि आप बस मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करें. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
MCQs practice करवा देती हूँ from this entire chapter, and we are going to finish it. Right, so I hope this video helped you. If it did, please like the video and subscribe to our channel. अब हम मिलते हैं next video में.